हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए, इनहेरिटेंस और वेरिएशन दो शब्द हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि किसी भी कैरेक्टर या ट्रेट या जीन का ट्रांसफ़र एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ये क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। और इसी की स्टडी को कहते हैं हेरिडिटी। ठीक। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन में ट्रांसफ़र तो है लेकिन सिमिलर कैरेक्टर नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर हम दोनों में डिफरेंस लें, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो हेरिडिटी कहा जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, ट्रांसफ़र ऑफ सिमिलर characters from one generation to another generation। यानी कि एक पेयर है पेरेंट्स के, इनके कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना सेम, मतलब उनकी प्रोजेनी में, ये कहलाता है हेरिडिटी। लेकिन किस टाइप के कैरेक्टर? सिमिलर कैरेक्टर। और जब बात करेंगे हम डिसिमिलर कैरेक्टर की, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वेरिएशन। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स from one generation to another generation। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो सेम नहीं है, उनका ट्रांसफ़र हो जाए दूसरी जनरेशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। और इसी वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन जो है वो हुआ है। आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन की एक, कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इवोल्यूशन का। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस ये मानता है कि पहले हमारे फोर फादर्स जो थे वो मंकी थे, फिर उसके बाद एप हुए, चिंपैंजी एंड सो ऑन, फिर उसके बाद ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। तो यानी कि उनके जीन में वेरिएशन होता गया, इस वजह से इवोल्यूशन जो है वो हुआ। तो ये बातें थी किसकी? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि हेरिडिटी है क्या। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये ऑफ स्प्रिंग है, ये पेरेंट्स हैं, और ये आप देख रहे हैं मेल एंड दिस वन इज़ फीमेल। अगर इनके ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो ऑफ स्प्रिंग आपको हमेशा इस तरह से दिखाएंगे, मर्ज की हुई, यानी कि दोनों के कैरेक्टर, यानी कि 50% कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुए, किसमें? प्रोजेनी में। जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुआ वो क्या है? वो पार्ट ऑफ जीन है, यानी कि जीन पार्ट ऑफ डीएनए है, जीन का एक हिस्सा है जो क्रोमोसोम और क्रोमोसोम में मौजूद है, और वो क्रोमोसोम स्पर्म और ओवा में मौजूद है, जो आपस में जाके फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद वो दोनों चीज़ें यानी 50-50% पेरेंट्स से पहुंच जाते हैं, किसमें? प्रोजेनी में। ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई डिजीज़ भी है, मान लीजिए पेरेंट्स में से किसी एक को जो है जेनेटिकली डिसऑर्डर है, तो अगर उस डिसऑर्डर का जीन भी पहुंच रहा है तो वो भी ये क्या होगा, ये बच्चा भी आप कह सकते हैं ऑफ स्प्रिंग भी जो है वो
उस डिसऑर्डर से पीड़ित रहेगा वो डिसऑर्डर उसके अंदर पाया जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि चाहे वो अच्छा जीन हो या किसी क्वालिटी का जीन हो या कोई बीमारी का जीन हो, तो वो भी पेरेंट्स के साथ जो है बच्चों में, पेरेंट्स की वजह से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। इस हेरिडिटी को बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। ये पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, फिज़िक्स और मैथ्स के ये स्टूडेंट थे, फिज़िक्स एंड मैथ्स के ये स्टूडेंट थे, और इन्होंने फादर के साथ अपने जो है चर्च को देखना शुरू किया। चर्च के बाहर इनके फादर ने खेती कर रखी थी पी प्लांट की, बहुत सारे प्लांट थे, लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे किया था। अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर तो जो पी प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को कहा गया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी इनहेरिटेंस, हम लोग जानते हैं कि इनहेरिटेंस का लॉ दिया, मेंडल ने कभी लॉ नहीं दिया था, मेंडल ने पोस्टुलेट दिया था, यानी कि अपनी बातों को उन्होंने बताया। बाद में कार्ल कोरेंस ने इनके एक्सपेरिमेंट पर काम किया और फिर उसके बाद बताया कि ये जो 3 बातें ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताई, ये क्या है, ये इनहेरिटेंस है। अब देखिए कैसे। ग्रेगर जॉन मेंडल का ये कहना था कि पी प्लांट के अंदर कुछ ऐसा है जो पी यानी पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, और इस चीज़ को उन्होंने कहा ट्रेट, फैक्टर, बाद में आप इसे कह सकते हैं कैरेक्टर्स, और फिर इसके बाद आप इन्हें कह सकते हैं क्या, जीन्स। क्योंकि जीन्स के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी उस दौर में, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी ना होने की वजह से क्रोमोसोम के बारे में मालूम नहीं था। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये सभी एक ही हैं। उन्होंने ट्रेट, फैक्टर कहा, कैरेक्टर कहा, बाद में उसे फाइनली क्या कहा गया, जीन। ठीक। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का ये बात जो बताई उन्होंने, इसमें उनका ये कहना था कि हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही सामने आता है। इस पर उन्होंने 3 पोस्टुलेट दे दिए। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के 3 पोस्टुलेट थे। पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, नंबर 2 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड नंबर 3 लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बातें इन्होंने बता दी, लेकिन उस वक्त कोई जानता नहीं था। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं इनकी बातों को आगे बताया गया। ये बातें जब बताई गई तो उस पर यह पता चला कि जीन जो हैं वो पूरी तरह से आज़ाद होते हैं, वो किसी दूसरे के साथ भी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जिस पर उन्होंने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर कोई जीन फर्स्ट जनरेशन में छिप जाए तो वो सेकेंड जनरेशन में सामने आता है, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को शो किया उन्होंने। अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है आइसोलेशन, अलग होना, सेग्रीगेट होना। दैट मीन्स कि इसी सेकेंड लॉ को कहा गया लॉ ऑफ प्योरिटी। ये क्या कहा गया, लॉ ऑफ प्योरिटी। और लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये था कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट है वही कैरेक्टर सामने आता है। ठीक। तो चलिए पहले तो ये हमने जान लिया एक बेसिक सी चीज़ें। अब ये जानते हैं कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और जो बातें वो नहीं बता पाए। पहली बात तो ये जानते हैं कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया।
वाई पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया? सबसे पहले आसानी से आप ये जानें कि ईज़िली अवेलेबल था, 1 ईयर में पर ईयर इसकी 2 जनरेशन आप देख सकते हैं आसानी से। नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर जो थे वो 2n थे, ठीक, डिप्लॉयड थे, यानी कि 14 मतलब कम क्रोमोसोम नंबर थे जिससे स्टडी आसानी से हो सकी, ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन इसमें हुआ, आसानी से हो जाता था, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप थी ये, और आर्टिफिशियली ढंग से हम इसमें पॉलिनेशन करा सकते हैं, आर्टिफिशियली ढंग से भी हम इसमें पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो ये बातें थी पी प्लांट को उनके चूज़ करने की वजह। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न जो फाइनली आया वो ये था कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इनमें दिखाई पड़े, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाई पड़े। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब कि अपोजिट कैरेक्टर दिखाई पड़े, कि प्लांट लॉन्ग था तो शॉर्ट भी पाया गया, अभी हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और जानना है कि मेंडल फेमस क्यों नहीं हुए उस दौर में? बहुत सारी बातें थी। फेमस ना होने की वजह उनकी ये थी वाई मेंडल अननोटिस्ड, इनको नोटिस क्यों नहीं किया गया उस दौर में? पहला पॉइंट, लैक ऑफ पब्लिसिटी। इन्होंने अपने पेपर वर्क की पब्लिसिटी नहीं किया। लीनियंट नेचर था इनका, बहुत सीधे थे, आप कह सकते हैं कि जेंटल नेचर था इनका, ठीक। नंबर 2, उस दौर में चार्ल्स डार्विन की जो 2 ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ किताब थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ये बहुत ही ज़्यादा, दैट मीन्स कि रॉक द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को उसने रॉक कर रखा था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। और इसका एक और रीज़न ये भी था कि सबसे बड़ा जो ये फेल होने का था इनका, कि नोटिस नहीं किया गया, लोगों को समझ में नहीं आया कि इन्होंने ज़्यादातर स्टैटिक्स का इस्तेमाल किया था, यानी कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो मैथमेटिकल था, मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि फिज़िक्स और मैथ के थे तो इनका जो माइंडसेट था वो थोड़ा सा मैथमेटिकल था। तो मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट करने की वजह से इन्होंने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया, वहाँ पर इन्होंने स्टैटिस्टिक्स लगाई, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो है एक्सपेरिमेंट को दिया। और जब लोगों को इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया तो लोगों को समझ में नहीं आया। तो यानी कि इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो काफ़ी अपने उस टाइम से बहुत ही ज़्यादा था, बहुत आगे था। तो आप ये कह सकते हैं कि इस वजह से ये नोटिस नहीं किए गए, ठीक है। लेकिन जब इनकी डेथ के 16 साल के बाद 3 लोगों को इनका पेपर मिला, और वो 3 लोग कौन थे? देखिए आप, ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कोरेंस, और 3rd शेरमार्क। इन तीनों ने अलग अलग प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया और उनका ये कहना था कि मेंडल वॉज राइट एट दैट टाइम, यानी कि 16 साल के बाद इतने बड़े एक्सपेरिमेंट को उन्होंने पब्लिश किया, और जिसमें सबसे ज़्यादा
काम था किसका, कार्ल कोरेंस का, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल की जो नोट्स थी, जो उनका पेपर वर्क था, वो मिला था किसको, कार्ल कोरेंस को। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी ने जो है उस पर स्टडी करने के बाद उन्होंने जो 3 रूल दिए वो कौन से थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। आइए, तो कुछ पहले डिफिनीशंस, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करती हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली, फर्स्ट, डोमिनेंस। डोमिनेंस मीन्स, यानी कि यहाँ पर ये बात कही गई कि जो कैरेक्टर दिखाई पड़ रहा है, एपियर्ड कैरेक्टर, वही डोमिनेंट है, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, वो है रिसेसिव। यानी कि जैसे मान लीजिए 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है, एक बच्चा थोड़ा सा मजबूत टाइप का, स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, तो उनमें जो भी खेल खेलेंगे तो या जो भी चीज़ हो रही है आपस में कर रहे हैं, तो उसमें डोमिनेंट, फिजिकली अगर कोई वर्क हो रहा है तो उसमें डोमिनेंट कौन होगा, जो मजबूत बच्चा होगा, जो स्ट्रांग होगा। तो यानी कि जो कैरेक्टर दिखाई पड़ा, शोड कैरेक्टर, ये क्या कहलाया, ये डोमिनेंट कहलाया। ठीक, और रिसेसिव क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर जो था वो हिडन कैरेक्टर को कहा गया, हिडन कैरेक्टर, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हिडन कैरेक्टर की बात होगी तो हम बात करेंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब ये हुआ कि अगर स्मॉल लेटर में है तो ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, लेकिन स्मॉल लेटर में होना चाहिए। डोमिनेंट के लिए हेट्रोजाइगस प्लस होमोजाइगस दोनों ही होंगे। यानी कि मान लीजिए अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी ये डोमिनेंट होगा, और स्मॉल टी सॉरी कैपिटल टी है तो भी ये डोमिनेंसी को शो करेगा। यानी कि जो कैरेक्टर दिखाई पड़ रहा है उसमें आप देखेंगे कि कैपिटल टी का होना ज़रूरी है। देखिए जेनेटिक्स में आप जब भी कैपिटल लेटर आए तो आप ये समझिएगा कि वो डोमिनेंसी को शो कर रहा है, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो कैपिटल लेटर में। जहाँ पर भी आपको स्मॉल लेटर 2 एक साथ दिखाई पड़े होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस का मतलब सेम गैमीट, ठीक है, हेट्रोजाइगस का मतलब डिफरेंट गैमीट, ठीक है। और होमोजाइगस देखिए ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी ये भी क्या है, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस के लिए स्मॉल का होना रिसेसिव को शो करता है और कैपिटल का होना दोनों को शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहलाती क्या, डोमिनेंस एंड रिसेसिव कैरेक्टर। नंबर 3, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं किसकी, मोनोहाइब्रिड, यानी कि सिंगल कैरेक्टर को लेकर अगर क्रॉस कराया जाए, क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर, अगर सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब अगर हम देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा आप, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लांट की हाइट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, हाइट के बारे में। तो हाइट के बारे में इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक ही कैरेक्टर लिया गया, हाइट। अब अगर हम बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो क्रॉस विद डबल कैरेक्टर, डबल या 2 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट विद राउंड सीड का क्रॉस कराया जाए किससे,
ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड। तो अब आप देखिए यहाँ पर दो कैरेक्टर लिए गए। कौन से कैरेक्टर लिए गए? एक तो कैरेक्टर लिया गया किसका? हाइट ऑफ प्लांट, और दूसरा कैरेक्टर लिया गया किसका? शेप ऑफ सीड। तो बहुत ही ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा गया। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर और जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप वर्ड क्या है? जीनोटाइप का मतलब ये हुआ कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप, यानी कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। यानी कि कोई किसी भी जीन को, अभी समझाते हैं आपको, पहले आप फिनोटाइप भी समझ लें ताकि आपको और आसानी हो जाए। फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक, उनके जो बाल हैं वो काले हैं। तो बाल जो हैं काले हैं, ये जेनेटिक जीनोटाइप भी शो कर रहा है और ये फिनोटाइप भी शो कर रहा है। फिनोटाइप बाल का काला होना जीन के बेस पर है, ठीक है, और बाल का मौजूद होना सिर पर बाहर से आप देख रहे हैं तो ये क्या है? फिनोटाइप है। आप बाहर से देख रहे हैं तो ये क्या है? फिनोटाइप है, ठीक है। और अगर इसी पे एक बच्चे का बाल जो है थोड़ा सा कर्ली हो जाए तो ये जीन के बेस पर है, ठीक है। तो यानी कि जो कैरेक्टर है वो जीनोटाइपिक कैरेक्टर की वजह से ही फिनोटाइपिक कैरेक्टर आपको दिखाई पड़ता है। जैसे अब आप इसका एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे मान लीजिए कि रेड फ्लावर है। रेड फ्लावर को अगर हम देखें तो वो कैपिटल आर है, यानी कि दोनों ही क्या हैं? होमोजाइगस कंडीशन में है, होमोजाइगस। और अगर हम एक रेड फ्लावर और ले लें तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये क्या है? ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब कि स्मॉल आर इसमें मौजूद है। हाइब्रिड को ही क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस। इसे क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस। तो रेड फ्लावर तो ये आपको जीनोटाइपिक शो कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम पिंक फ्लावर की बात करें तो पिंक फ्लावर किस चीज़ को शो कर रहा है? बाहर से देख रहा है तो ये फिनोटाइप है, ये भी फिनोटाइप है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे रेड रेड पिंक की, तो ये फिनोटाइप है। और जब हम बात करेंगे किसकी? ये और ये, तो ये क्या है? ये जीनोटाइप है। जब आपको गैमीट दिखाई पड़े तो आप समझिए कि जीनोटाइप की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि साहब ये रेड है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पिंक है तो कैपिटल आर स्मॉल आर। दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। आगे पढ़ेंगे आप ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब ये हुआ कि दोनों ही कैपिटल आर जो कि रेड कलर है और स्मॉल आर जो कि वाइट कलर को शो कर रहा है, तो दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को डोमिनेंसी पे नहीं काबू कर पा रहे हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहा गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जब भी आपको इस तरह की बात हो तो समझिए बात हो रही है जीनोटाइप की। जब आपको लेटर्स में लिखा जाए, अल्फ़ाबेट में, और जब पूरा सेंटेंस लिखा जाए तो आप समझिए क्या है? ये फिनोटाइप की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इतना आपको क्लियर हुआ? जो डाउट हो पूछ लीजिएगा। अब आइए एलील। एलील किसे कहते हैं?
एलील जो है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एलील। जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम है, आप जानते हैं कि क्रोमोसोम पर ही मौजूद होते हैं क्या? जीन्स मौजूद होते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, जैसे मान लीजिए ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जो बना रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? ये कहलाएंगे एलील। तो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्या कहलाते हैं? एलील। ठीक। अब देखिए, अगर हम इस तरह की बात करें, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये नॉन एलीलिक है। ये क्या है? नॉन एलीलिक, यानी एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम कंपैरेटिवली एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है, उसका एक आर्म, ठीक है। तो ये क्या हुए? नॉन एलीलिक। तो नॉन एलीलिक का मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे कि दोनों के क्रोमोसोम जो हैं वो कंट्रास्टिंग नहीं होंगे। अगर हम इसकी बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये एलीलिक है। ये क्या है? ये एलीलिक है। अगर हम ये और इसकी बात करें तो ये क्या है? नॉन एलीलिक। ठीक। इसकी और इसकी बात करें तो ये क्या है? ये भी है नॉन एलीलिक। ठीक। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जो कंट्रास्टिंग पेयर पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एलील। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक टर्म आता है जीनोम। जीनोम किसे कहते हैं? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही जीनोम कहा जाता है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये हुआ, पहले तो आप ये जानिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इसको कहते हैं एन क्रोमोसोम, यानी कि ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। अगर हम इस तरह से कहें तो ये क्या है? 2n, ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम है। ठीक है। तो ये तो पहले आपने क्लियर किया, हैप्लॉइड और डिप्लॉयड। यहाँ पर कहा जा रहा है जीनोम क्या है? हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि पी प्लांट में हमने बात करी थी कि डिप्लॉयड कंडीशन में 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो हम 14 क्रोमोसोम को इस तरह से पहले बना लेते हैं। हैप्लॉइड पे 7 होंगे, ताकि हम जीनोम को समझ सकें कि जीनोम क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड हियर इज 13 14। ठीक। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको देखते हैं कि एक पेरेंट से, मतलब एक फादर से और एक मदर से, यानी कि एक जो है एंथर से आया और एक जो है फीमेल प्लांट यानी कि ओवरी की बात करेंगे हम। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो आप शेडेड क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये शेडेड क्रोमोसोम ही क्या है? हैप्लॉइड। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। और हैप्लॉइड क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, तो हम बात किसकी करते हैं? जीनोम की। ये याद रखिएगा हमेशा। तब हम बात किसकी करते हैं? जीनोम की। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये आप वाइट वाला जो नॉन शेडेड पार्ट है, अगर आप इसको भी देखें तो ये क्या है? जीनोम है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ कहलाती है जीनोम। और इसी तरह से होता है जीन पूल। जीन पूल क्या है? जीन पूल कहा जाता है कि किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी क्रोमोसोम मौजूद हैं, पॉपुलेशन में जो क्रोमोसोम मौजूद हैं उन सबको मिलाकर कहते हैं क्या? इन सबको मिला के कहा जाता है जीन पूल। समझ रहे हैं आप? इन सबको मिला के क्या कहते हैं? जीन पूल। तो इतना आपको क्लियर हो गया।
तो ये चीज़ क्या कहलाती है? जीन पूल। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से मेंडल ने सारे रूल को दिया, और उसके बाद से फिर हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।